अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। ये पाकिस्तान की तारीख का एक और नाजुक मोड़ था। ये नाजुक मोड़ आईनी लिहाज से तो हर 3 साल बाद आया करता है, लेकिन ये अलग बात है कि पाकिस्तान के मौरूजी हालात इस नाजुक मोड़ की तारीख को चंद साल आगे कर देते हैं। नवंबर 2016 का महीना है और उस वक्त के वजीर आजम के पास 4 नाम मौजूद हैं, जिनमें से किसी एक को आर्मी चीफ लगाने का फैसला करना है। वजीर आजम साहब का ख्वाब हमेशा से अपने पसंदीदा जनरल को आर्मी चीफ लगाने का रहा है। उस वजीर आजम के पास पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा आर्मी चीफ्स लगाने का क्रेडिट है, लेकिन ये बात अलग है कि फिर उसकी किसी एक आर्मी चीफ के साथ भी न बन सकी। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल अब्दुल वहीद काकड़, जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल राहील शरीफ के बाद अब उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान 5वें आर्मी चीफ का तकर्रुर करना था। उनके पास मौजूद नामों में जनरल जुबैर महमूद हयात, जनरल अशफाक नदीम अहमद और जनरल जावेद इकबाल रमदे के नाम मौजूद थे, लेकिन वो इन नामों से मुतमईन नहीं थे। उन्हें एक सीधा साधा और अपने काम से काम रखने वाला जनरल चाहिए था, लिहाजा उन्होंने चौथे नाम पर अपनी उंगली रख दी। सियासतदान तारीख से जरा कम ही सबक सीखते हैं और उन्हें तारीख का दोहराना ज्यादा पसंद है। वजीर आजम वही गलती करने जा रहे थे जो पाकिस्तान की तारीख में कई मरतबा पहले हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने 3 सीनियर तरीन नामों को सुपरसीड करके चौथे नाम की मंजूरी दे दी। अब बज़ाहिर ये आम सी तैनाती थी, लेकिन अगले रोज पाकिस्तान में जैसे जलजला आ गया। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाने और तारीख से सबक न सीखने वाले वजीर आजम का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। लेकिन ये जलजला क्यों आया, अगर आपको याद नहीं है तो चले हम बताते हैं। हुआ यूं कि मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक रखने वाले सेनेटर साजिद मीर ने अपने बयान से मुल्क में आग लगा दी। उन्होंने ये कहा कि वजीर आजम ने जिस शख्स का इंतखाब किया है उसका खत्मे नबूवत पर ईमान ही नहीं है, इसलिए वो पहले अपना ईमान साबित करें। और यूं नए मुतवक्का आर्मी चीफ के सामने सबसे पहला इम्तहान ही खुद को मुसलमान साबित करना आ गया और फिर उन्होंने अपने घर में महफिल मिलाद रखकर खुद को मुसलमान साबित किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। ये पाकिस्तान की तारीख के वाहिद आर्मी चीफ थे जिन्होंने 5 वज़ीर आज़म के साथ काम किया। उनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, निगरान वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क, इमरान खान और शहबाज शरीफ शामिल हैं। कहा जाता है कि जनरल बाजवा एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार थे और वो खुद को ही मुल्क का असल हुक्मरान समझते थे। शायद पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे किरदार होंगे जो मुल्क के तमाम तबकात के लिए विलन बनकर सामने आए। शायद जनरल बाजवा भी ऐसा ही किरदार हैं जिनसे तमाम सियासी जमातें आपस में बदतरीन सियासी दुश्मनी के बावजूद उनसे शदीद नफरत करती हैं। इमरान खान ने तो जनरल कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर और मीर सादिक का लक़ब भी दे दिया। तो आज हम जनरल कमर जावेद बाजवा की जिंदगी और मुतनाज़ा तरीन मुद्दत मुलाजमत का जायजा लेंगे। जनरल बाजवा 11 नवंबर 1960 को कराची में पैदा हुए, लेकिन उनके खानदान का ताल्लुक वजीराबाद के इलाके गखड़ मंडी से था। उनके वालिद कर्नल मोहम्मद इकबाल बाजवा बलोच रेजिमेंट में कमांडेंट थे और कमर जावेद बाजवा की पैदाइश के सिर्फ 7 साल बाद इंतकाल कर गए। जनरल बाजवा ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में शमूलियत इख्तियार की, जहां से वो पास आउट हुए और फौज में कमीशन हासिल किया। वो अपने वालिद की ही बलोच रेजिमेंट में कमीशन्ड हुए, जो पाक फौज की एक मारूफ इन्फेंट्री रेजिमेंट है। जनरल बाजवा ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन समेत GHQ में भी अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में तैनाती के दौरान उनके साथ काम करने वाले भारतीय जनरल बिक्रम सिंह ने जनरल बाजवा की तारीफ करते हुए उन्हें प्रोफेशनल और आउटस्टैंडिंग जनरल करार दिया। यही बिक्रम सिंह भारत के साबिक आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। एक भारतीय जनरल की जबान से एक पाकिस्तानी जनरल की तारीफ हैरान कुन थी, खास तौर पे उस वक्त जब दोनों मुमालिक हालते जंग में भी नहीं थे और जनरल बाजवा ने कोई ऐसा बड़ा कारनामा भी सरअंजाम नहीं दिया था। और फिर उस तारीफ की वजह सामने आ गई और वो वजह थी बाजवा डॉक्ट्रिन। जी हाँ,
जनरल बाजवा दीगर आर्मी चीफ्स की तरह पसे पर्दा रहकर सिर्फ ISPR के जरिए मीडिया से रवाबित रखने के हक में नहीं थे। वो बराह रास्त मुल्की अमूर में दखल अंदाजी करना चाहते थे। उनके जहन में सियासतदान का वही रवायती तस्वुर मौजूद था कि ये मुल्क चलाने के लिए तो अहल ही नहीं है और मुल्क की मईशत और सिक्योरिटी को चलाने के लिए फौज का किरदार जरूरी है। खैर, तो मैं बाजवा डॉक्ट्रिन की बात कर रही थी। ये कोई लिखी हुई बाकायदा डॉक्ट्रिन नहीं थी। ये मुल्क को चलाने के लिए जनरल बाजवा का एक विजन था, जिसका इजहार उन्होंने चंद सहाफियों के साथ बराह रास्त गुफ्तगू में किया था। इस डॉक्ट्रिन में उन्होंने पहली मर्तबा भारत से नॉर्मल ताल्लुकात की बात की और दहशतगर्दी और मगरबी सरहद को भारत से बड़ा खतरा करार दिया। इससे पहले मशरकी सरहद और भारत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा तस्वुर किया जाता था। जनरल बाजवा सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम के खिलाफ थे और पाकिस्तान में एक मजबूत वफाक और मरकजियत चाहते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा के नजदीक मईशत और सिक्योरिटी का आपस में बराह रास्त ताल्लुक था और वो इस मामले पर मुख्तलिफ सेमिनार से भी खिताब करने लगे और यूं आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने निजाम हुकूमत पर गिरफ्त मजबूत कर ली। उन्होंने आते ही सबसे पहले उस वक्त के DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को ओहदे से बरतरफ किया। उस बरतरफी की वजूहात तो वाज़ेह नहीं हैं, लेकिन बाज़ ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा उन्हें अपने खिलाफ मुहिम का जिम्मेदार समझते थे। जी हाँ, वही मुहिम जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ। जनरल रिजवान अख्तर के इस्तीफे की खबर 7 अक्टूबर 2017 को सबसे पहले मैंने ही अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की थी, जिसके बाद फिर पूरे मीडिया पर ब्रेकिंग चल पड़ी। बहरहाल उस वक्त इमरान खान तीसरी कुव्वत के तौर पे सामने आ चुके थे और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM समेत तमाम रिवायती सियासी जमातों को चैलेंज कर रहे थे। इमरान खान के नाकदीन उसको प्रोजेक्ट इमरान खान का नाम देते हैं, जिसका मैंने इन वीडियोस में तफसील से जिक्र किया है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत 2018 में इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम देखना चाहती थी और जनरल बाजवा की भी यही ख्वाहिश थी। लेकिन यहाँ पे जनरल बाजवा से एक बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई। इससे पहले ऐसी गलत कैलकुलेशन उमूमन सियासतदान फौजी जर्नलों के बारे में किया करते थे, लेकिन शायद यहाँ ये पहली मर्तबा था जब किसी फौजी जर्नल ने किसी सियासतदान के बारे में ऐसी मिसकैलकुलेशन की थी। जनरल बाजवा का ख्याल था कि चूंकि इमरान खान फौज की मदद के बगैर इक्तिदार में आ ही नहीं सकते, इसलिए वो वजीर आजम बनकर हमेशा फौज के एहसान मंद रहेंगे और उन्हें कंट्रोल करना आसान होगा। यूं हुकूमत का सिविल चेहरा तो इमरान खान होंगे, लेकिन पसे पर्दा मामलात वो जनरल बाजवा खुद चलाएंगे और यूं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाजुन भी रहेगा और मार्शल लॉ लगाए बगैर मुल्की मामलात फौज बराह रास्त चलाएगी। ये निज़ाम आगे चलकर हाइब्रिड निज़ाम के तौर पे मशहूर हो गया, जो आज भी चल रहा है। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया और शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बन गए। ये दौर पाकिस्तान में बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम का दौर था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजबूत मजहबी जमात के तौर पे वजूद में आ चुकी थी और इंतखाबात में उम्मीदवारों के हलफनामे में खत्मे नबूवत से मुतालिक एक लफ्ज हसफ किए जाने पर पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा हो चुका था। इस हसास मौजू पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैजाबाद में धरना दे दिया और रावलपिंडी इस्लामाबाद बंद हो गए। उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद से इस्तीफा ले लिया गया और फैजाबाद में मुजाहिरीन का धरना खत्म करवाने के लिए क्रैकडाउन किया गया, जो नाकाम हो गया और एहतजाज वो पूरे मुल्क में फैल गया। उस वक्त जनरल बाजवा ने मुजाहिरीन के खिलाफ फौज के इस्तेमाल से इनकार कर दिया और हुकूमत को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ पेश की। मुस्लिम लीग नून का इल्जाम है कि उन धरनों के पीछे भी जनरल कमर जावेद बाजवा ही का हाथ था, लेकिन उस दौरान पहली मर्तबा एक और शख्सियत मंजर-ए-आम पर आई, जो बाद में तारीख का एक और मुतनाज़ा किरदार बन गई। हुकूमत के TLP से मुज़ाकरात कामयाब हो गए और धरना चंद शराइत के साथ खत्म हो गया, लेकिन इस मुआहदे पर जिस शख्सियत का नाम था, आगे चल के वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन DGI तैनात हुए। मैं बात कर रही हूँ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की, जो उस वक्त मेजर जनरल की हैसियत से ISI के DGC थे और उन्होंने ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए थे। इसके बाद जुलाई 2018 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गईं और तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया।
मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी जिला वतनी खत्म करके पाकिस्तान वापस आ गए और उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। यहां मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान को खलाई मखलूक का नुमाइंदा करार दिया और इमरान खान ने नवाज शरीफ को करप्शन का बादशाह करार दिया। और 25 जुलाई 2018 को इमरान खान ने कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा की अक्सर नशिस्तें जीत ली और हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने अपने खिताब में करप्शन के खात्मे और सियासतदानों के एहतसाब को अपना पहला मकसद करार दिया। उस वक्त इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से बेहतरीन ताल्लुकात कायम थे। फिर वो हो गया जो इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ था। 30 अगस्त 2018 को वजीर आजम इमरान खान ने GHQ का दौरा किया और उन्हें सिक्योरिटी पर भरपूर ब्रीफिंग दी गई। ये किसी वजीर आजम का मुंतखब होने के बाद GHQ का पहला दौरा था। आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स ने वजीर आजम इमरान खान को सैल्यूट किया और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और वन पेज की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी गई। उस वक्त ऑपोजिशन टूट फूट का शिकार थी और वो कोई बड़ी सियासी तहरीक चलाने की पोजीशन में ही नहीं थे। फिर 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान ने शिरकत की और पूरी तकरीब के मरकज़े निगाह बन गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, बदतरीन मुखालिफिन जेल में थे, असेंबलियों में अक्सरियत थी, अदलिया, फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान बेहतरीन एक पेज था। लेकिन फिर ऐसा वाकया हो गया जिसके असरात आज तक पाकिस्तान की सियासत पर मौजूद हैं। अगर ये काम ना होता तो शायद आज पाकिस्तान की तारीख बहुत मुख्तलिफ होती। उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश की और मुलाकात तय हो गई। इमरान खान का ख्याल था कि शायद जनरल आसिम मुनीर सिक्योरिटी से मुतालिक किसी मामले पर ब्रीफिंग देने आए होंगे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर जो बात करने आए थे वो इमरान खान के वहमो गुमान में भी नहीं थी। जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दस्तावेजात इमरान खान के सामने रखे और उन्हें बताया कि पंजाब हुकूमत में इस वक्त अरबों की करप्शन हो रही है और इसमें आपकी अहलिया बुशरा बेगम भी मुलविस हैं। आपने करप्शन पर नजर रखने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई थी, इसलिए बतौर DGISI आपको आगाह कर रहा हूँ। वजीर आजम इमरान खान उन पर शदीद बरहम हुए और जनरल बाजवा को बताया कि मैं DGISI को तब्दील कर रहा हूँ। शायद वो पहला इख्तियार था जो वजीर आजम इमरान खान ने इस्तेमाल किया था, लेकिन वो उसके दूर रस असरात से आगाह नहीं थे। यूं जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर गुजरावाला लगा दिया गया और जनरल फैज हमीद DGISI बन गए। रफ्ता रफ्ता जनरल फैज हमीद इमरान खान के इतना करीब हो गए कि इमरान खान उन पे हद से ज्यादा एतमाद करने लगे। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने 2019 में इस्लामाबाद में धरना दिया जो नाकाम रहा और अपोजिशन मुल्कगीर जलसे जुलूस करने लगी। इमरान खान उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा का भरपूर दिफा किया करते थे। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम मुझे 18 दिसंबर 2020 को एक तारीखी इंटरव्यू दिया जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था। उस इंटरव्यू में मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार पर इमरान खान से मुसलसल सवालात किए, लेकिन इमरान खान का इसरार था कि जनरल बाजवा एक जमहूरियत पसंद जनरल हैं और वो तमाम अहकामात मुझसे ही लेते हैं। इमरान खान का कहना था कि ऑपोजिशन फौज और हुकूमत के दरमियान दरार डालना चाहती है। ऑपोजिशन है ये नैरेटिव बिल्ड करती है कि बॉस आप नहीं हैं, बॉस आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं और आप उनको रिपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ इस सवाल को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी हुई, मेरी नीचे है। मैं एक पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं। जो मेरे मंशूर में, और मेरा आप मंशूर उठा के पढ़, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के सारे इदारे मेरे साथ खड़े रहे। आर्मी चीफ जनरल बाजवा अपने काम के हवाले से वैसे इनको कैसा पाया है? जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। क्या तारीफ है? जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव हुआ है, वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो काम कर रहे हैं आप उनसे खुश हैं, आप उनसे मुतमईन हैं और वो बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? मैं बिल्कुल खुश हूं। मुल्क में सिविल और मिलिट्री की जबरदस्त हमारी इस वक्त रिलेशनशिप है। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था। पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान की हुकूमत तमाम जरूरी कानून साजियां बड़ी आसानी से कर रही थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी
अपोजिशन को हर महाज पे पसपाई का सामना था, लेकिन शायद जनरल बाजवा के जहन में ये बात पैदा हो गई थी कि ये निजाम उन्होंने ही बनाया है और ये निजाम उन्हीं की वजह से कायम है, इसलिए वो हर सूरत एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे। इमरान खान भी उन पर बहुत एतमाद किया करते थे, इसलिए वो भी उनको एक्सटेंशन देने के हक में थे, लेकिन जनरल बाजवा के मंसूबे कुछ और थे। वो इस अरसे में इमरान खान की शख्सियत को बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके थे। वो जानते थे कि इमरान खान किसी चीज पर एक फैसला कर लेते हैं या किसी उसूल पर अगर डट जाते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। वो ये जान चुके थे कि इमरान खान कोई आम या रवायती सियासतदान नहीं है, और सिर्फ जनरल बाजवा ही नहीं, इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने ही अंदाजे गलत लगाए थे। इमरान खान सरप्राइज देने के आदी थे और इसी बात से जनरल बाजवा बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने एक ही सहारे पर तकिया करने के बजाय विकेट के दूसरी तरफ खेलने का सोचा। उन्हें मालूम था कि अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनकी एक्सटेंशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई तो उनकी दूसरी टर्म मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से राब्ते बहाल किए और फिर वो तब्दीली आने लगी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। नवाज शरीफ की जेल में तबीयत खराब हो गई और प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए। नवाज शरीफ को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, अदलिया से 8 हफ्तों की जमानत मिल गई और 50 रुपए के स्टैंप पर दस्तखत के बाद वो इलाज की गर्ज से लंदन चले गए। ये जनरल बाजवा की तरफ से नवाज शरीफ के लिए एक तरह का CBM या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। वजीर आजम इमरान खान ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन ये एक्सटेंशन होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गई। 46 साल बाद पाकिस्तान की अदलिया को अंदाजा हुआ कि आर्टिकल 243 आर्मी एक्ट और आर्मी रूल्स में तो एक्सटेंशन, तोसी या दोबारा तैनाती का जिक्र ही नहीं है। इसके लिए तो पार्लियामेंट की कानून साजी की जरूरत है। लिहाजा साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने हुकूमत को 6 माह के अंदर आर्मी एक्ट में तरमीम करने का हुक्म दिया और फैसला दिया कि इस दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ही रहेंगे। इस मकसद के लिए आइन में तरमीम जरूरी थी और कौमी असेंबली और सेनेट दोनों में 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास तो नहीं थी। इस मकसद के लिए ऑपोजिशन का ताउन बहुत जरूरी था और इस मकसद के लिए जनरल बाजवा अपना होमवर्क पहले ही मुकम्मल कर चुके थे। वो नवाज शरीफ को अपनी एक्सटेंशन के लिए राजी कर चुके थे। खुद ख्वाजा आसिफ के मुताबिक नवाज शरीफ की तरफ से पार्लिमानी पार्टी को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक में वोट देने का हुक्म दिया गया था। साफ जाहिर था कि ये एक फिक्स्ड मैच था जो जनरल बाजवा की ख्वाहिश पर खेला जा रहा था। 7 जनवरी को यह बिल कौमी असेंबली में भारी अक्सरियत से मंजूर हो गया और जनरल बाजवा दूसरी मुद्दत के लिए आर्मी चीफ बन गए। लेकिन उन तमाम वाकयात से इमरान खान भी बेखबर नहीं थे। वो जानते थे कि जनरल बाजवा ने किस तरह फिक्स्ड मैच खेला है और ऑपोजिशन की जनरल बाजवा के लिए बेखुदी बेसबब नहीं थी, लेकिन वो खामोश रहे और फौज के साथ 1 पेज का तसलसल बरकरार रखा। उस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान की जद में था और PTI के पोस्टर बॉय असद उमर पहले 6 माह में बुरी तरह से नाकाम हो चुके थे। उन्होंने IMF के पास जाने में ताखीर करके मईशत का बहुत नुकसान कर दिया था, जिस पर इमरान खान ने उन्हें तब्दील कर दिया और जनरल बाजवा के नुमाइंदे हफीज शेख को वजीर खजाना लगा दिया। फिर पूरी दुनिया में कोरोना वबा ने कोहराम मचा दिया, कारोबार बंद होने लगे, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गई और लॉकडाउन लगाए जाने लगे। पाकिस्तान की मईशत भी बदतरीन बहरान का शिकार थी। महंगाई 14% तक चली गई थी और GDP मनफी हो गया था। अगरचे इमरान खान ने मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर समझदारी का मुजाहिरा किया, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की वजह से इमरान खान की हुकूमत अवाम में गैर मकबूल हो गई। फिर पंजाब में उस्मान बुज़दार एक मुकम्मल नाकाम वजीर आला साबित हुए। जनरल बाजवा उस्मान बुज़दार की जगह किसी मुतहर्रिक शख्स को वजीर आला पंजाब लगाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा उन्होंने जनरल बाजवा को साफ इनकार कर दिया और यहां से एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात में दूसरी दरार आ गई और फिर एक ऐसी दरार आई जिसने इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात की दीवार को मुकम्मल तौर पे गिरा दिया। जनरल फैज हमीद की बतौर DGI मुद्दत को 3 साल हो चुके थे। जनरल बाजवा उनको तब्दील करके कोर कमांडर पेशावर लगाना चाहते थे और इस मकसद के लिए ISPR ने जनरल नदीम अंजुम की बतौर DGI तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, लेकिन इमरान खान ने जनरल
जनरल फैज हमीद को ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया था। इस पूरे वाक़े के मुहर्रिकात और वजूहात की मुकम्मल तफसील आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। बहरहाल इमरान खान जनरल फैज हमीद को कुछ अरसे के लिए DGISI बरकरार रखने में तो कामयाब हो गए। जनरल बाजवा इमरान खान से मुकम्मल मायूस हो चुके थे। उन्हें मालूम था कि जिसे वो कठपुतली समझ रहे थे वो खुद को वजीर आजम समझने लगा है। लिहाजा जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तमाम अंडे ऑपोजिशन की बास्केट में डाल दिए और तासुर दिया जैसे कि वो न्यूट्रल हो गए हैं। रफ्ता रफ्ता मुर्दा ऑपोजिशन में जान पड़ गई। लॉन्ग मार्च होने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगी, अवाम को दिखाने के लिए फौज मुखालिफ बयानियां बनाया जाने लगा और नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और फैज हमीद को इमरान खान की हुकूमत लाने और तमाम खराबियों का जिम्मेदार करार दे दिया। इमरान खान को हटाने का तमाम बंदोबस्त मुकम्मल हो चुका था। इमरान खान तमाम खेल को समझ चुके थे और यहाँ इमरान खान ने रिवायती चालाकियों के बजाय अपने सबसे आजमूदा हथियार इस्तेमाल करने का सोचा। इन हथियारों पर उन्होंने एक दिहाई तक काम किया था और उनकी जमात ने इस पर बड़ी मेहनत की थी। यह हथियार पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के पास नहीं था और न ही कोई इस हथियार के मौसर इस्तेमाल से वाकिफ था। यह हथियार सोशल मीडिया और बयानिए का हथियार था। इमरान खान ने मुल्क गिर जलसे शुरू कर दिए और पहली मर्तबा खुलेआम एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा को अपनी तनकीद का हदफ बना लिया। उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक की मिसालें देना शुरू कर दी और PTI के सोशल मीडिया ने जनरल बाजवा को मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, फौज का फर्ज है कि वो हक का साथ दे और जाहिर है कि इमरान खान के नजदीक तो हक पर वही थे। लिहाजा इमरान खान ने बड़ी ही कामयाबी से उसको हक और बातिल की जंग बना दिया। तहरीक अदम एतमाद कैसे पेश हुई, साइफर और अमरीकी साजिश की थ्योरी और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी तक आप तमाम वाकयात की तफसील मेरी इन वीडियोस में मुलाहिजा कर सकते हैं। इमरान खान का हदफ अब अवाम का जहन था जिसमें उन्होंने कामयाबी से बयानिया बना दिया था। इमरान खान कौम को ये बताने में कामयाब हो गए थे कि उनकी हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत गिराया गया है और जनरल बाजवा ही उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन खुद जनरल बाजवा के कई इकदामात भी इस बात की गवाही देते हैं। इन्हीं के दौर में भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370A और आर्टिकल 35A खत्म करके कश्मीर की जुदागाना हैसियत खत्म की और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते थे और भारत की अपीजमेंट के हामी थे। इमरान खान रूस का दौरा मुकम्मल करके वापस आए तो जनरल बाजवा ने एक तकरीर में रूस के खिलाफ बयान दे दिया और हुकूमत की पॉलिसी के बरखिलाफ यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत भी कर डाली। उनके दौर में CPEC तकरीबन रोल बैक हो गया। अगरचे वो हुकूमत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सऊदी अरब और UAE से मौशी इमदाद लेकर आए, लेकिन ये भी हकीकत है कि उनके दौर में पाकिस्तान मौशी और सिक्योरिटी के हवाले से तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ और अमरीकी असर और रसूख में बेपनाह इजाफा हुआ। तारीख का मिजाज बड़ा बेरहम होता है। वो वक्ती ताकत, ओहदों की चमक और वक्ती फैसलों को नहीं बल्कि उनके नताइज को याद रखती है। यही वजह है कि जब किसी शख्सियत को गैर मामूली इख्तियार और मौका मिलता है तो उसके हर कदम का असर आने वाली नस्लों तक जाता है। ऐसे लम्हात में जाती तरजीहात और कौमी मफाद के दरमियान मामूली सी लर्जिश भी एक बड़े अलमिये में बदल सकती है। तारीख बहुत कम लोगों को मौका देती है। जनरल बाजवा एक गुमनाम शख्सियत थे जिनको अल्लाह ने सुनहरी मौका दिया था, लेकिन उन्होंने इक्तदार की हवस, बेजा सियासी मुदाखलतों, पॉलिटिकल एम्बिशंस और इक्तदार की हवस के बायस इस मौके को न सिर्फ गवा दिया बल्कि पाकिस्तान के तमाम तबकात की नजर में वो विलन भी बन गए। जनरल बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू पर जमीनों पर कब्जे और दीगर जराइम जैसे संगीन इल्जामात भी आयद हुए। उनके खिलाफ FIA में इंक्वायरी भी शुरू हुई जो बाद में बंद कर दी गई। कहा जाता है कि जनरल बाजवा ने मियां नवाज शरीफ से मामलात अपने ससुर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद के जरिए तय किए, जिनका नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुक था और नवाज शरीफ ने उन्हीं की सिफारिश पर जनरल बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया था। बहरहाल जनरल बाजवा ने जाते जाते भी एक सियासी तकरीर करके अपनी रही सही साख भी खत्म कर दी। अगर कोई और मुल्क होता तो इस वक्त उनका कोर्ट मार्शल हो चुका होता या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज हो चुका होता। जनरल बाजवा शायद मुल्क की तारीख की वो वाहिद शख्सियत बन चुके हैं जिनका नाम इस वक्त पाकिस्तान की कोई सियासी जमात,
कोई मजहबी ग्रोह एहतराम से नहीं लेता। शायद जनरल याहिया के बाद वो पाकिस्तान के दूसरे मुतनाज़ा तरीन जनरल हैं जो कहा जाता है कि सबके लिए विलन हैं। ये किस कदर इबरत का मकाम है कि पाकिस्तान के स्याह और सफेद के फैसले करने वाला और दुनिया की 7वीं बड़ी फौज की क़यादत करने वाला शख्स इस वक्त आम पब्लिक में निकलने के काबिल भी नहीं है। तारीख हमें सबक देती है कि ताकत आर्जी है मगर इसका इस्तेमाल मुस्तकिल असरात छोड़ता है। जो रहनुमा अपने फैसलों में कानून, आइन, शफाफियत और उसूल को तरजीह देते हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत होते चले जाते हैं, जबकि जाती मफाद या वक्ती फायदे के लिए किए गए फैसले बिलाखिर तनकीद और पछतावे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के आने वाले तमाम आर्मी चीफ्स के लिए इबरत का निशान बन चुके हैं। उनका 6 साला दौर किसी आर्मी चीफ को यह समझाने के लिए बहुत है कि उन्हें तारीख में जिंदा रहने के लिए क्या नहीं करना है। कहते हैं कि पावर टेंड्स टू करप्ट और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, और जनरल बाजवा इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। गुज़िश्ता माह वो अपने घर में फिसलकर गिरने की वजह से शदीद जख्मी हो गए और उनके सर पर शदीद चोट आई। इस वीडियो के अपलोड होने तक वो अभी ज़ेरे इलाज हैं और उनकी सेहत के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म है। दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और कौम से माफी मांग कर अपनी आखिरत बेहतर करने की जुर्रत अता करे, वरना अल्लाह की अदालत में तो मुझ समेत सबको ही जवाब देना है। आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।